हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 के किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास में हम लोग इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इसके पहले क्लास में हम लोग इसके 11 प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो इसका प्लेलिस्ट बना है, वहां पर जाकर आप लोग सारी क्लास को देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे और अन्य सब्जेक्ट के लिए इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से ले लीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जानवरों और पौधों की प्रजातियों में सबसे अधिक विविधता होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जानवरों और पौधों की प्रजातियों में सबसे अधिक विविधता होती है, यानी प्रश्न में पूछ रहा है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहां पर पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षावन की बात करें, ये कहां पर पाए जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, जहां पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, जहां पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, वहां पर ये वन पाए जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये वन भूमध्य रेखा के आसपास एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वर्षा भी अधिक होता है और तापमान भी अधिक होता है, तो इसलिए ये वन यहाँ पर पाए जाते हैं। ये वन वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। ठीक है, वर्ष भर ये हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं, इंपॉर्टेंट है, उदाहरण जरूर ध्यान रखिएगा, उदाहरण से ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। रोजवुड हो गया, ठीक है, रोजवुड, रबड़ के वृक्ष हो गए, ठीक है, सिनकोना, ठीक है, सिनकोना के वृक्ष भी यहाँ पर पाए जाते हैं, सिनकोना हो गया, महोगनी हो गया, आबनूस इत्यादि के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें भारत में ये वन कहाँ पर पाए जाते हैं, यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये भारत में कहाँ पर पाए जाते हैं तो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। और कहाँ पर पाया जाता है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाया जाता है, असम के क्षेत्र में भी यह पाया जाता है, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में भी ये वन पाए जाते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पर पाई जाती है, तो पश्चिमी घाट में भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे समानता ओजोन छिद्र के रूप में जाना जाता है। करा, निम्नलिखित में से किसे समानता ओजोन छिद्र के रूप में जाना जाता है। आप सभी को पता है ओजोन परत ये किस मंडल में पाई जाती है, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसे समानता ओजोन छिद्र के रूप में भी जाना जाता है। ओजोन परत की बात करते हैं तो इसका कार्य क्या होता है ओजोन परत की, तो ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है ओजोन परत, और ये किस मंडल में पाई जाती है तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल को शांत मंडल भी कहा जाता है। बात करें ओजोन की, तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है ये भी ध्यान रखिएगा, 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 16 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, तो 16 सितंबर ध्यान रखिएगा, 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था। कौन सा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था तो 16 सितंबर 1987 को हुआ था। क्यों हुआ था, ओजोन परत संरक्षण के लिए यह प्रोटोकॉल हुआ था, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई होती है डाप्सन। क्या होता है, डाप्सन इसकी इकाई होती है। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला दिया इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, पहला कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड। करा, पर्यावरण में उपरोक्त में से किसकी अधिकता अम्लीय वर्षा का
कारण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अम्लीय वर्षा का कारण इसमें पूछा है, तो कौन सा है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 2 और 3, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीआरई 3 में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। देखिए, अम्लीय वर्षा के कारक की बात करें तो एक तो हो गया आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, तीसरा भी ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। अब की बार कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑप्शन में दिया था तो बहुत लोग गलत कर दिए थे इसको, तो ध्यान रखिएगा अम्लीय वर्षक कारक क्या होते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। देखिए, जो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है जब वर्षा जल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो नाइट्रिक एसिड बनता है। ठीक है, क्या बनता है? नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 बनता है। ठीक है, और यही जब सल्फर डाइऑक्साइड जब ये जल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो H2SO4 बनता है यानी अम्ल बनता है। ठीक है, H2SO4 बनता है। और जब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल क्रिया करता है तो क्या बनता है? तो कार्बोनिक अम्ल बनता है। कार्बोनिक अम्ल यानी H2CO3 बनता है, कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है इसके थ्रू। ठीक है, तो ये तीनों जो है अम्लीय वर्षा के कारक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ध्यान रखिएगा, ये भी अम्लीय वर्षा का कारक है। नेक्स्ट है, मोती का मुख्य घटक क्या है? मोती, मोती जो होता है ना उसका मुख्य घटक पूछ रहा क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 और मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 इसका मुख्य घटक होता है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्मा गर्म लैंप की तुलना में सोडियम वाष्प लैंप को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि कह रहा है गर्मा गर्म लैंप की तुलना में सोडियम वाष्प लैंप को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? पहला है इसकी उच्च दक्षता के कारण, सही है। वोल्टेज के उतार चढ़ाव में उच्च सहनशीलता के कारण, ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। रोशनी की उच्च तीव्रता, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। आपने देखा होगा सड़क के किनारे जो बल्ब लगे होते हैं उसमें वो कौन सा बल्ब होता है? तो वो सोडियम वाष्प लैंप होता है। ठीक है, और ये जो लैंप होता है ये पीले रंग के प्रकाश के साथ ये चमकता है। ठीक है, यानी इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? स्ट्रीट लाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्ट्रीट लाइट में इसका प्रयोग किया जाता है सोडियम वाष्प लैंप का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे फिलासफर वूल कहा जाता है? किसे जो है फिलासफर वूल कहा जाता है यानी दार्शनिक ऊन किसे कहा जाता है? ठीक है, दार्शनिक ऊन किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है दार्शनिक ऊन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो संरचना होती है ऊन जैसी सफेद होती है। ठीक है, ऊन की तरह गुच्छेदार संरचना होती है, इसलिए इसे जो है दार्शनिक ऊन कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, लोहे में जंग लगने पर करा है, लोहे में जंग लगने पर उसका वजन क्या होगा? तो बढ़ जाता है। ठीक है, अगर जंग लगता है तो वजन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। देखिए, अगर हम बात करें लोहे पर जंग ना लगे, इसके लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? इंपॉर्टेंट है ये, तो उसके लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। लोहे पर जंग ना लगे इसलिए उस पर जो है जस्ते का लेप किया जाता है, और इसे क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को तो गैल्वनीकरण कहा जाता है। ठीक है, गैल्वनीकरण कहा जाता है या इसी को यसद लेपन भी कहा जाता है। लोहे पर जंग ना लगे इसलिए उस पर किसका लेप? तो जिंक या जस्ता का लेप किया जाता है, और इस प्रक्रिया को गैल्वनीकरण या यसद लेपन कहा जाता है। ठीक है, जंग लगना जो है कैसी अभिक्रिया है? तो ध्यान रखिएगा ये रासायनिक अभिक्रिया है, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, कैसी अभिक्रिया है ये? तो रासायनिक अभिक्रिया है। अब की बार पूछा गया था टीआरई 3 में कि जंग का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो जंग का रासायनिक नाम होता है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड या जो है आयरन ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है। इंपॉर्टेंट है, टीआरई 3 में ये पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, कैल्सिनेशन प्रक्रिया के दौरान करा, कैल्सिनेशन प्रक्रिया के दौरान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अयस्क के प्रकार पर निर्भर करता है ये, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैल्सिनेशन प्रक्रिया क्या होता है? तो ये वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी धातु के अयस्क को ऑक्सीजन या हवा की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे उसका
ऊष्मीय अपघटन होता है और अक्सर ऑक्साइड का निर्माण होता है। यानी इसमें क्या किया जाता है कि वह इसमें धातु के अयस्क को ऑक्सीजन या हवा की अनुपस्थिति में एक जो है उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को कैल्सिनेशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मोटर चालक अपने पीछे की सड़क को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट है, मोटर चालक अपने पीछे की सड़क को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी जो गाड़ियों में साइड मिरर होता है, ठीक है, साइड मिरर होता है, उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग में आता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर में किया जाता है। और कहाँ पे किया जाता है, जो धूप का चश्मा होता है, ठीक है, धूप के चश्मे में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करते हैं अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो जो वाहन का जो हेडलाइट होता है, ठीक है, हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो कान के डॉक्टर होते हैं, आंख के डॉक्टर होते हैं और दांत के डॉक्टर होते हैं, ये किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, शेविंग मिरर, ठीक है, शेविंग में जो यानी जो दाढ़ी वगैरह बनाते हैं उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल एक प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला केलेट यौगिक है जिसमें केंद्रीय धातु होती है। इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल में जो है क्या पाया जाता है, तो इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम। और क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। नेक्स्ट है, एड्स है, पूछ रहा है एड्स है। पहला है वायरस के कारण होता है, बिल्कुल है, सही है, वायरस के कारण होता है। कौन सा वायरस, तो HIV वायरस की वजह से होता है ये। ठीक, शरीर के तरल पदार्थ रक्त और सीरम द्वारा वहन किया जाता है, ये भी करेक्ट है। अधिकतर समलैंगिक में पाया जाता है, जरूरी नहीं है सिर्फ समलैंगिक में पाया जाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एड्स किससे होता है, तो ये HIV नामक वायरस से होता है। ठीक है, वायरस से होता है। और पूछा जाता है एड्स किसे प्रभावित करता है, तो ध्यान रखिएगा ये इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र को ये प्रभावित करता है। एड्स जो होता है ये प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, बिहार के किस जिला में एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट शुरू किया गया है। सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट कहाँ पे, तो नालंदा में। ऑप्शन 1 नालंदा। नेक्स्ट है, शराब त्रासदियों में अंधापन आदि की ओर ले जाने वाला आपत्तिजनक पदार्थ कौन सा है। शराब त्रासदियों में अंधापन आदि की ओर ले जाने वाला आपत्तिजनक पदार्थ इसमें कौन सा है, तो मिथाइल एल्कोहल है। ऑप्शन 3 मिथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2024-25 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुराना बजट है तो नया आ गया है, ठीक है, तो तब भी देख लेते हैं। इसमें पहला है, महिला उद्यमियों को मुद्रा योजना के तहत 30 करोड़ रुपए से अधिक ऋण दिए गए हैं, ये आपका क्या है, सही है। दूसरा है, उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में 28% की वृद्धि देखी गई है। STEM पाठ्यक्रमों में 43% नामांकन लड़कियों और महिलाओं का है, जो विश्व में सबसे अधिक में से एक है, ये भी आपका सही है। अगला, PM आवास योजना के तहत 30% से अधिक घर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को दिए गए हैं। 30% से नहीं, 70% से अधिक, तो ये आपका गलत है। इसमें पहला और दूसरा क्या है, सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। कई बार बताया है, सभी को पता होगा ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे, पहले अध्यक्ष थे। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसने किया था, A.O. ह्यूमनेस की स्थापना की थी। किसने, A.O. ह्यूमनेस की स्थापना की थी। पहली बैठक इसकी कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी पहली बैठक हुई थी। कहाँ पे, तो बंबई में इसकी पहली बैठक हुई थी। और पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो WC बनर्जी, यानी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन हुए, WC बनर्जी। और इस बैठक में महासचिव कौन था, तो A.O. ह्यूम इसके महासचिव थे। अच्छा, पहली बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था,
ये भी ध्यान रखिए। कितने लोगों ने? तो 72 लोगों ने इसमें भाग लिया, 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है। और जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन उस समय भारत का वायसराय था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती केस में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई? काकोरी ट्रेन डकैती केस में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? इसमें से पहला राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान, ये करेक्ट है आपका, पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काकोरी ट्रेन डकैती हुई कब थी? डेट ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त 1925 को जो है काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान को फांसी दी गई थी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस की, ये दोनों किसमें शामिल थे? तो जो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था उसमें ये शामिल थे। ये बम कांड कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था। और इसमें प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने आत्महत्या कर लिया था। ठीक है, इन्होंने आत्महत्या कर लिया था और खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना है। सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना इनमें से कौन सा है? तो बुर्ज खलीफा है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है ये? तो दुबई में है, यानी यूएई में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ईस्ट का उपयोग निम्नलिखित में से निम्नलिखित के उत्पादन में होता है। ईस्ट का उपयोग जो है किसके उत्पादन में होता है? तो एल्कोहल के उत्पादन में ईस्ट का प्रयोग होता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि श्वसन के दौरान ईस्ट द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? श्वसन के दौरान ईस्ट के द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न की जाती है? तो ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। कई बार पूछा गया है ये कई सारे एग्जाम में। नेक्स्ट है, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु पूछ रहा है तो 25 वर्ष होता है। ठीक है, विधानसभा के लिए कितना? 25 वर्ष। लोकसभा के लिए कितना? तो इसके लिए भी आपका 25 वर्ष। अगर हम बात करते हैं राज्यसभा के लिए कितना? 30 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए कितना चाहिए न्यूनतम आयु? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के लिए कितना चाहिए? तो उपराष्ट्रपति के लिए भी कितना? 35 वर्ष चाहिए। मतदाता के लिए कितना चाहिए? तो मतदाता के लिए ध्यान रखिएगा, मतदाता के लिए 18 वर्ष चाहिए। ठीक है, कितना वर्ष? 18 वर्ष। पहले कितना वर्ष था मतदाता के लिए? पहले 21 वर्ष था। पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ध्यान रखिए, 61वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन ये कब हुआ था? तो 1989। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो है मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग डर, दुख एवं खुशी जैसी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है? इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पूछा गया है ये। मस्तिष्क का कौन सा भाग डर, दुख एवं खुशी जैसी भावनाओं पर नियंत्रित रखता है? तो ये आपका नियंत्रण रखता है, सेरिब्रम रखता है। ऑप्शन 1 सेरिब्रम। नेक्स्ट है, भारत में भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? इंपॉर्टेंट है ये। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने शुरू किया था। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, विनोबा भावे। इन्होंने कब शुरू किया था ये भी ध्यान रखिएगा, तो 1951 में भूदान आंदोलन शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया था? तो पोचमपल्ली से किया था। पोचमपल्ली से यह शुरू किया था। पोचमपल्ली वर्तमान में कहाँ पे है? तो ये तेलंगाना में है। ठीक है, तेलंगाना में है। और यहीं से 1951 में विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, सिंचाई के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सिंचाई के बारे में दिया इसमें, पहला है छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग मुख्यतः समतल भूमि के लिए किया जाता है। देखिए, छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग मुख्यतः समतल के नहीं, समतल के लिए भी किया जा सकता है, उबड़ खाबड़ के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? गलत है। ड्रिप तंत्र विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की पत्तियों पर गिरता है। नहीं, इस तंत्र में ड्रिप यानी बूंद वाली जो सिंचाई होती है इसमें जो है सीधे पत्तियों पर नहीं गिराया जाता है बूंद को, ये जड़ों के पास गिराया जाता है, तो ये भी गलत है। ड्रिप तंत्र फलदार पौधों, बगीचे एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है, ये करेक्ट है। अगला है, जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए ड्रिप तंत्र बिल्कुल फायदेमंद नहीं। नहीं, जहां पर जल की कमी है वहां पे ड्रिप तंत्र यानी छिड़काव विधि ये बहुत जो है ज्यादा फायदेमंद है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें ऑप्शन भी दिया तो यानी केवल सी सही है, बाकी कथन आपके क्या है?
गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, ये 2022 का है, तो 2022 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन दोनों को मिला था, इसलिए ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 2024 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला, तो ध्यान रखिएगा, चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट को मिला है। ठीक है, ये करंट अफेयर है, ध्यान रखिएगा, मिशेल बाचेलेट को यह मिला है। ठीक, नेक्स्ट है, चिश्ती संत जिनके सम्मान में उर्स हर साल अजमेर में आयोजित किया जाता है, किसके सम्मान में? तो मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोइनुद्दीन, इनकी दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में। निजामुद्दीन औलिया की बात करें, इनकी दरगाह कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में इनकी दरगाह है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है? कह रहा कौन सी लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाएं, बाकी जो लिपियां हैं ब्राह्मी, ये कैसे लिखी जाती है? तो ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। खरोष्टी जो होती है ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। नेक्स्ट है, फ्रीडम फ्रॉम हंगर फॉर एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड किसका नारा है? फ्रीडम फ्रॉम हंगर फॉर एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड किसका नारा है? तो ये FAO का नारा है, यानी खाद्य एवं कृषि संगठन का यह नारा है। FAO की बात करें, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है, यानी मुख्यालय है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए क्लास को ला पाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, कि क्लास कैसी लगी, और कोई सुझाव भी हो तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट है, विश्व के देशों में क्षेत्रफल में भारत का स्थान कहाँ है? करा क्षेत्रफल में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। कौन सा? 7वां स्थान है। अगर बात करते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस। पहले स्थान पे रूस है, फिर किसका नंबर आता है? दूसरे स्थान पे कौन है? कनाडा है। तीसरे पे कौन है? तो अमेरिका है। ठीक है, चौथे की बात करें तो चौथे पे चीन है। ठीक है, पांचवें की बात करें तो पांचवें पे ब्राजील है। ठीक है, ब्राजील। और छठे पे कौन है? तो छठे पे ऑस्ट्रेलिया है, और 7वें पे भारत है। ठीक है, 7वें स्थान पर भारत है, तो ऑप्शन 2। नेक्स्ट, हिमालय समानांतर श्रेणियों से बना है, जिसमें से सबसे पुरानी है। करा हिमालय जो है ये समानांतर श्रेणियों से बना है, जिसमें सबसे पुरानी कौन सी है? देखिए, हिमालय की 4 जो है श्रेणियां हैं, प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी? पहला आपका बृहद हिमालय। ठीक है, बृहद हिमालय, इसे महान हिमालय भी कहा जाता है, इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा आपका लघु हिमालय है, लघु हिमालय। तीसरा है मध्य हिमालय, और चौथा है शिवालिक श्रेणी। ठीक है, शिवालिक श्रेणी। तो इसमें पूछा सबसे जो है पुरानी कौन सी है? तो बृहद हिमालय सबसे पुरानी है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधे वाष्पोत्सर्जन क्यों करते हैं? इंपॉर्टेंट है, पौधे वाष्पोत्सर्जन क्यों करते हैं? ये प्रश्न आ चुका है पहले भी। ऑप्शन 2, अपने आप को ठंडा रखने के लिए पौधे वाष्पोत्सर्जन करते हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के पूर्वी तट पर वर्षा अक्टूबर से नवंबर के दौरान होती है। इंपॉर्टेंट है ये, तमिलनाडु के पूर्वी तट पर वर्षा अक्टूबर से नवंबर तट के दौरान होती है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि शीतकालीन में तमिलनाडु के तट पर वर्षा जो है किसकी वजह से होता है? देखिए, इस बुक में जो है उत्तर पश्चिम मानसून दिया, जो कि क्या है? गलत है। तो ऑप्शन 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस मानसून के द्वारा इस वर्षा होती है? तो ये उत्तर पूर्व मानसून के द्वारा तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा होती है, और इस मानसून को जो है लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। लौटता हुआ मानसून या मानसून का निवर्तन। ठीक है, इसकी वजह से तमिलनाडु के तट पर सर्दियों में बारिश होती है। देखिए, प्रश्न ध्यान सुनिएगा, 3 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। लेकिन पूछा जाए कि तमिलनाडु में जो है सर्दियों के समय वर्षा किस मानसून? तो उत्तर पूर्व मानसून, जिसे लौटता हुआ मानसून कहा जाता है, इसकी वजह से होता है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि शीतकालीन उत्तर भारत में
उत्तर भारत में शीतकालीन में जो वर्षा होती है वो किसकी वजह से होता है, तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होता है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो है उत्तर भारत में सर्दियों के समय में वर्षा होती है। तो तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत में सर्दियों के समय तो पश्चिमी विक्षोभ, और जो है तमिलनाडु में सर्दियों के समय जो बारिश होती है उत्तर पूर्व मानसून यानी लौटता हुआ मानसून, और भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला, किसी बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है, जो बल्ब का तंतु होता है टंगस्टन का बना होता है, सभी को पता होगा ये, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, मल्चिंग मिट्टी का एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, मल्चिंग मिट्टी का एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा, तो मल्चिंग क्या होता है, तो ऑप्शन 3, ढीली सामग्री गोबर आदि क्षरण को रोकने के लिए जमीन पर बिछाए जाते हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा जो है खेत में पुलाव वगैरह से उसको ढक दिया जाता है, क्यों ऐसा किया जाता है, एक तो जो है मिट्टी का क्षरण ना हो इससे, और दूसरा मिट्टी की नमी क्या होती है इससे बनी रहती है, इसलिए मल्चिंग किया जाता है, यानी उस पर परत बिछा दी जाती है जो है गोबर वगैरह की या पुलाव वगैरह की। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस जैव प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है, करा किस जैव प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है, तो श्वसन से जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 श्वसन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे प्रचुर मात्रा में जल प्रदूषक है, करा सबसे प्रचुर मात्रा में जल प्रदूषक कौन सा है, तो औद्योगिक अपशिष्ट, यानी जो है फैक्ट्रियों से जो कचरा निकलता है ये सर्वाधिक जल प्रदूषण करता है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेडियो धार्मिक तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया गया है कौन सा है, तो ये आपका थोरियम है। ठीक है, थोरियम, और भारत में जो है थोरियम सबसे ज्यादा कहाँ पे, तो केरल में पाया जाता है। नेक्स्ट है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान कितना, तो ऑप्शन 2 7.4, यानी ये क्या होता है, थोड़ा सा क्षारीय होता है। आप सभी को पता है यदि जो है पीएच 7 होता है तो ये क्या होता है, उदासीन होता है। यदि पीएच 7 तो उदासीन जैसे शुद्ध जल, यदि पीएच 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक तो क्या होता है, विलयन क्षारीय होता है, यदि 7 से कम होता है तो विलयन अम्लीय होता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज का वास्तुकार किसे माना जाता है, भारत में पंचायती राज का वास्तुकार किसे माना जाता है, तो बलवंतराय मेहता को माना जाता है, यानी BR मेहता। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, BR मेहता को पंचायती राज का वास्तुकार माना जाता है। अच्छा, बलवंतराय मेहता समिति का गठन कब किया गया था, तो 1957 में इस समिति का गठन किया गया था, और इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाए कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पे लागू हुई थी, तो राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। कब लागू हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1959 को यह लागू हुई थी, और इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारत की पहली पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पे, तो नागौर जिले में, कब, 1959 में लागू हुई थी, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें और कुछ पॉइंट बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था, तो संवैधानिक दर्जा इसे दिया गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जो है इसे क्या दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये किस अधिनियम के द्वारा, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, और ये अधिनियम लागू कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1993 को यह अधिनियम लागू हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। देखिए जो एक्ट आया था कब आया था, तो ये 1992 में आया था, लेकिन जो ये लागू कब हुआ, ये तो 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, नागफनी के किस अंग में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनता है, कह नागफनी के किस अंग में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनता है, तो तना में बनता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाए। देखिए बाकी जो पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है, पत्तियों में होता है, लेकिन नागफनी में कहाँ पे होता है, तने में होता है, क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है कहाँ पे पाया जाता है, तने में पाया जाता है इसमें। तो ऑप्शन 2। नेक्स्ट, सही क्रम चुनिए, सही क्रम चुनना है, तो इसमें दिया है इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। देखिए पहले हम भोजन को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, अंतर्ग्रहण, फिर उसका पाचन होगा, फिर अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है, फिर क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, भारत में आर्थिक उदारीकरण के साथ शुरू हुआ। कह रहा आर्थिक उदारीकरण के साथ शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ? पहला है औद्योगिक लाइसेंस नीति में पर्याप्त बदलाव, ये आपका क्या है? करेक्ट है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। भारत में उदारीकरण कब आया था? तो 1991 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट, किसने कहा था कि अब भी जिसका खून ना खौला वो खून नहीं है पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। या किसने कहा था अब भी जिसका खून ना खौला वो खून नहीं है पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। ये किसने कहा था? तो ये चंद्रशेखर आजाद ने कहा था, ऑप्शन 2 चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? सॉरी, निम्नलिखित में से कौन राज्य का क्षेत्र, करा कौन राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो संसद ऐसा कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन 2 संसद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? तो विशाखापत्तनम, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है? यानी कौन सा रोग जो है दूषित पानी यानी जल जनित रोग कौन सा है इसमें? तो हैजा है, ऑप्शन 2। टीआरई 3 में जो कैंसिल हुआ पेपर, इससे संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे गए थे, तो ध्यान रखिएगा जो हैजा होता है ये जल जनित रोग है। और कौन सा रोग जो है जो जल के द्वारा होता है? तो जैसे आपका टाइफाइड हो गया, ठीक है, टाइफाइड हो गया, पेचिस हो गया, ठीक, डायरिया हो गया, पोलियो भी ध्यान रखिएगा ये जल जनित रोग है। ठीक है, अगर हम बात करें वायु के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? जैसे आपका टीबी हो गया, निमोनिया, खसरा, चिकन पॉक्स, ठीक, सर्दी जुकाम, ये सब जो है वायु जनित रोग हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार सदी के अंत तक विश्व लगभग कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगी? तो 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगी, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या डैश कहते हैं। कह रहा प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। यानी 1 किलोमीटर में जितने लोग रह रहे हैं उसे क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है? तो बिहार की है। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश की। कौन सा उपग्रह रात की रानी कहलाता है? रात की रानी किसे कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है। चंद्रमा किसका उपग्रह है? तो पृथ्वी का उपग्रह है। बृहस्पति की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल की बात करें इसे लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट, वह कौन सा पौधा है जो पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए? अब यह सारे भारत में उगाई जाती है। पुर्तगाली कौन से लाए थे? तो मिर्च लाए थे, ऑप्शन 3 लाए थे। ठीक है, मिर्च। अगर बात करते हैं और कौन कौन सा लाए थे जो पुर्तगाली, तो आलू भी पुर्तगाली लाए थे, ठीक, तंबाकू भी पुर्तगाली लाए थे, मक्का भी पुर्तगाली लाए थे। और सर्वप्रथम कौन सा पुर्तगाली था जो भारत में आया था? तो वास्को डी गामा था। नेक्स्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर, राष्ट्रपति। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ध्यान रखिए, करंट अफेयर है ये। तो ज्ञानेश कुमार वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं, ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट, भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा ये भारत की स्वर कोकिला पूछा गया यहाँ पे, तो लता मंगेशकर को कहा जाता है। अगर सिर्फ पूछा होता कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, ठीक है, स्वर ना लगाया होता वहां पे, तो भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है और भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर को। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन मनाया जाता है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर संकटग्रस्त है? कौन सा जानवर संकटग्रस्त है? तो बाघ है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाए, बाघ यानी टाइगर। अगर बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में 58 टाइगर रिजर्व है। पिछले प्रैक्टिस सेट मैंने 57 बता दिया था, ठीक है, ध्यान रखिए, लेकिन 58 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, अभी नया बना है 58वां कौन सा है? तो माधव नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में है और भारत की ये 58 नंबर का नेशनल पार्क है। 57वां ध्यान रखिएगा, 57वां कौन सा था? तो ये रातापानी नेशनल पार्क था। रातापानी टाइगर रिजर्व था, ये मध्य प्रदेश में था। ठीक, दोनों मध्य प्रदेश में
माधव, ये भी हाल में बनाया गया। रातापानी ये भी हाल ही में बनाया गया था दिसंबर वगैरह में। तो ये माधव जो है ये भी और हाल में बना 2-3 दिन पहले, तो ध्यान रखिएगा इसको। 58 नंबर का है ये। अमेरिका की खोज करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश के निवासी थे? जो कोलंबस था किस देश का निवासी पूछा इसमें, तो ये इटली का निवासी था, ऑप्शन 3। लेकिन ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में पूछा गया था जो ये कोलंबस था ये किस देश के द्वारा वित्त पोषित था, तो यानी ये किस देश के लिए खोज करता था, तो ये स्पेन के लिए खोज करता था। ठीक है, रहने वाला इटली का था, लेकिन खोज जो करता था यानी इसको जो पैसा वगैरह देता था कौन देता था, स्पेन देता था। ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो सभी को पता होगा, पूछा गया प्रश्न है ये। गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु मानते थे, और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था 1905 में। नेक्स्ट, भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। भारत में जो दल बदल संबंधी मामले हैं इसका अंतिम निर्णय कौन लेता है? जो सदन का अध्यक्ष होता है वो। ऑप्शन 1, सदन के अध्यक्ष को इसका अधिकार है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दल बदल ये किस अनुसूची में है? दल बदल ये 10वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची ध्यान रखिएगा किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था इसे, तो 92वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से इसे संविधान में जोड़ा गया था। और दल बदल संबंधी जो कानून है इसी में है। किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? करा किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? पहला भारत छोड़ो आंदोलन, इसका नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने किया था, 1942 में हुआ था ये। स्वदेशी आंदोलन ये 1907 में हुआ था, सॉरी 1905 में हुआ था, तो इसका नेतृत्व जो है गांधी जी ने नहीं किया था। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन का जो है क्यों हुआ था ये, तो बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था ये। बंगाल विभाजन के ये विरोध में हुआ था। और ये कब हुआ था, तो 7 अगस्त 1905 को इसकी शुरुआत हुई थी स्वदेशी आंदोलन का, और इसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, पहले बता चुका हूं, पराबैंगनी किरणों को ये अवशोषित करती है। और ये किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। नेक्स्ट, मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसका नारा है? तो ये नेताजी का नारा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा था ये। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, अब की बार पूछा गया था इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा ये दिया था आपका हसरत मोहानी ने। ठीक है, हसरत मोहानी ने ये दिया था, इंपॉर्टेंट है। ये हसरत मोहानी ने गढ़ा था, लेकिन इसको प्रसिद्ध किसने किया था? तो भगत सिंह ने इसको प्रसिद्ध किया था। लेकिन कई सारे एग्जाम में भगत सिंह भी राइट आंसर मान लिया था। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर हसरत मोहानी ऑप्शन में है तो हसरत मोहानी आप लोग लगाइएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने गढ़ा था। अच्छा, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली ने 2 नारा दिया था, एक भारत छोड़ो का, एक आपका साइमन गो बैक का नारा दिया था। ठीक, यूसुफ मेहर अली ने। नेक्स्ट, हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथों में? करा प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति जो है किसके हाथ में है? तो ये भारत के लोगों के हाथ में है अंतिम शक्ति, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन 5 इसका राइट आंसर है। प्रस्तावना में जो शक्ति है वो भारत के लोगों के हाथ में। ठीक, प्रस्तावना की बात करते हैं, किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। लेकिन इसकी भाषा जो है कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की भाषा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसकी भाषा ली गई है। और इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, संविधान की आत्मा। नेक्स्ट, तट के किनारे और डेल्टा के किनारों पर उगने वाले ज्वारी वन को भी कहा जाता है। देखिए, ज्वारी वन, इसे मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। और ये जो है तट के किनारे और डेल्टा के किनारे उगने वाले वन है। ठीक है, इसे ज्वारी वन या मैंग्रोव वन कहा जाता है। सरोज स्मृति शोक गीत किसने लिखा है? सरोज स्मृति लिखा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। ऑप्शन 2। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से जो है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। राजस्थान है, उसके बाद किसका नंबर आता है? मध्य प्रदेश का, उसके बाद महाराष्ट्र का, फिर उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। ठीक है, नेक्स्ट, पीलिया बीमारी का कारक है। पीलिया किसकी वजह से होता है? तो ये वायरस की वजह से, यानी विषाणु। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाए। पूछा जाता है पीलिया किसको प्रभावित करता है? तो ये यकृत को प्रभावित करता है, यानी लीवर को प्रभावित करता है ये पीलिया। नेक्स्ट,
फर्श पर लुढ़कती गेंद किस बल के कारण रुक जाती है? कह रहा फर्श पर लुढ़कती गेंद किसकी वजह से? तो घर्षण बल लगता है, इस वजह से वो रुक जाती है। ऑप्शन 1। प्रश्न पूछा जाता है कि जो घर्षण बल होता है ये आरोपित बल के किस दिशा में लगता है? तो ध्यान रखिएगा, तो ये विपरीत दिशा में लगता है। आरोपित बल के विपरीत दिशा में यह लगता है घर्षण बल। नेक्स्ट, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो फैराडे ने किया था। किसने किया था? माइकल फैराडे ने इसकी खोज की थी, जो कि ऑप्शन में नहीं है 5। नेक्स्ट है, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह नारा किसने दिया था? तो गांधी जी ने नारा दिया था। ऑप्शन 2 महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट, सिक्किम राज्य में नाथुल्ला कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है? नाथुल्ला जो है कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है ये? तो 14,500 फीट। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नाथुल्ला दर्रा पूछा जाता है कहाँ पर है ये? सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम में एक और है, ध्यान रखिएगा, जेजेपला भी ये सिक्किम राज्य में या स्थित है। प्रश्न पूछा जाता है सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसे जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, और ये कब हुआ था? 1975 में। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा, यानी महाभियोग के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या बनाया? जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या बनाया इनकी सुरक्षा के लिए? तो अभ्यारण्य। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभ्यारण्य। नेक्स्ट, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान 26 जनवरी 2024 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कर्तव्य पथ पर कितनी झांकियां निकाली गई थी? ये देखिए 2024 का पूछा है इसमें, तो 16 निकाली गई थी उसमें। अगर हम बात करें 2025 में टोटल कितनी झांकियां निकली थी? तो 31 झांकियां निकली थी। अब की बार ध्यान रखिएगा, बिहार की भी झांकी इसमें निकली थी। जो बिहार की झांकी थी वो जो है कौन सी थी? तो ये नालंदा बिहार की झांकी थी। ठीक है, नालंदा जो विश्वविद्यालय है था उसकी झांकी निकाली गई थी। ठीक है, अब की बार बिहार की तरफ से। 2025 में कितना? 31। और इसमें पहला स्थान किस झांकी को मिला है? तो उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला स्थान दिया गया है इसमें 2025 वाले में। नेक्स्ट है, मनुष्य में रक्त वर्ग होते हैं, तो मनुष्य में 4 होते हैं, तो बी और ओ। ठीक है, ऑप्शन 3। अगर बात करें इसकी खोज किसने किया था? तो लैंड स्टीनर ने खोज की थी। और ओ की बात करें तो ये सर्वदाता होता है, और ये क्या होता है? ये ए बी जो होता है ये सर्वग्राही होता है। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विस्तारवादी आय प्रभाव किस प्रकार की बजट नीति रखती है? अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विस्तारवादी आय प्रभाव किस प्रकार की बजट नीति रखती है? तो ऑप्शन 2 सरकारी व्यय में वृद्धि एवं कर में कटौती। नेक्स्ट, डैश और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती हैं, तो कौन सा? नर्मदा नदी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर। नर्मदा और ताप्ती जो है ये अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, और किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट, कितने दिनों में बिछड़ा यानी जो बछड़ा होता है मोरी बन जाता है? तो ये कितने दिनों में? तो 20 से 30 दिनों में। ऑप्शन 2। कार्बन का कौन सा अपरूप कांच को काटने में उपयोग किया जाता है? कांच को काटने में किसका उपयोग किया जाता है? तो हीरा का उपयोग किया जाता है, और हीरा जो होता है कार्बन का अपरूप होता है। नेक्स्ट, कमल के फल तथा बीज एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे पहुंचते हैं ये? तो ये जल की धारा की द्वारा फैलते हैं। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण इसमें पूछ रहा है कौन सा है? एक स्लाइड के शीर्ष पर एक बच्चा, सही है। टंकी से गिरता पानी, नहीं। अगर होता सिर्फ टंकी का पानी, गिरता नहीं, टंकी का पानी तब होता है स्थितिज ऊर्जा, लेकिन इसमें गिरता पानी दिया तो गलत है। चलती हुई गाड़ी, तो ये भी गलत है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। प्रोटीन संश्लेषण का स्थल कौन सा है? तो राइबोसोम है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, और इसीलिए जो है इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध किस राज्य से है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार।
ऑप्शन 5, ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए 5। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो सीवान के जीरादेई में हुआ था। सीवान के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। सीवान कहाँ पे है? तो ये बिहार में है। निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीव के संदर्भ में क्या सही है? सूक्ष्म जीव के बारे में पूछ रहा है, क्या सही है? पहला, सूक्ष्म जीव दल दल में पाए जाते हैं परंतु मरुस्थल में नहीं। ये कोई जरूरी नहीं है, गलत है। सूक्ष्म जीव मनुष्य सहित जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं, ये करेक्ट है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये मनुष्य सहित जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं, इसलिए दूसरा सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित है? कह रहा कौन सा उद्योग जो है कृषि पर आधारित है? तो इसमें जूट उद्योग जो है ये कृषि पर आधारित है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ पे है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान सभी पता है, पटना साहिब में है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1666 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और ये सिख धर्म के अंतिम गुरु थे, ठीक है, अंतिम गुरु थे। और इन्होंने 1699 में किसका स्थापना किया था? तो खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना की थी 1699 में। लेपचा, नेपाली और भूटिया का संबंध किस राज्य से है? प्रश्न आ चुका है ये। लेपचा, नेपाली और भूटिया ये सिक्किम से संबंधित है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। ऊर्जा देने वाला भोजन, देखिए ऊर्जा देने वाले भोजन वसा युक्त भोजन को भी कहा जाता है और कार्बोहाइड्रेट, तो दोनों होना चाहिए। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? बिहार के उत्तर में तो नेपाल स्थित है, सभी पता है, ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है? कह रहा कौन सा मानव निर्मित आपदा नहीं है? रासायनिक दुर्घटनाएं मानव निर्मित है, भूकंप नहीं है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलतराम, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, शुद्धता या ऑक्सीजन जनित रक्त की हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती है। कह रहा शुद्ध रक्त जिसे ऑक्सीजन जनित रक्त कहते हैं कि हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कौन सी हैं? तो धमनियां। धमनियों में कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन होता है। और जो सिरा होता है इसमें कौन सा रक्त बहता है? तो इसमें जो है अशुद्ध रक्त बहता है, यानी इसमें जो क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त होता है इसमें, इसलिए इसे अशुद्ध रक्त कहा जाता है। और ये किसमें बहता है? सीरम में बहता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की कृषि में भूमि को साफ किया जाता है? 2 या 3 वर्षों के लिए फसलें उगाई जाती हैं और फिर भूमि को 10 या अधिक वर्षों की अवधि के लिए छोड़ दिया जाता है। इसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। स्थानांतरित कृषि कहा जाता है इसे, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। इसका नाम ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है अक्सर। चीना कहाँ पे कहा जाता है इसको? तो श्रीलंका में इसे चीना कहा जाता है, श्रीलंका में चीना कहा जाता है। मिल्पा पूछा गया था आपके एग्जाम में, मिल्पा, तो मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा कहा जाता है, मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा कहा जाता है। रे कहाँ पे कहा जाता है इसे? तो वियतनाम में इसे रे कहा जाता है, वियतनाम में रे कहा जाता है। लद्दाख कहाँ कहा जाता है? तो मलेशिया और इंडोनेशिया में इसे लद्दाख कहा जाता है। भारत की बात करते हैं तो बेबर कहाँ कहा जाता है? बेबर हो गया आपका, दहिया हो गया, दीपा हो गया, तो ये मध्य प्रदेश में कहा जाता है, ठीक है। पोडू कहाँ कहा जाता है? आपके एग्जाम पूछा गया था, पोडू ये उड़ीसा में भी कहा जाता है और आंध्र प्रदेश में भी कहा जाता है, ठीक। और वालरे कहाँ कहा जाता है? तो राजस्थान में से वालरे कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से लिया गया है? द्विसदनीय प्रणाली ये कहाँ से? तो यूनाइटेड किंगडम से। जो हमारी संसदीय प्रणाली है कहाँ से लिया गया है? तो ये यूके से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। यहाँ से और क्या लिया गया है? तो एकल नागरिकता भी यहाँ से लिया गया है, एकल नागरिकता भी यहीं से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, समवर्ती सूची यहाँ से लिया गया है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से क्या लिया गया है? एक तो आपका प्रस्तावना ही लिया गया है, ठीक है, प्रस्तावना लिया गया है। दूसरी की बात करें मूल अधिकार लिया गया है यहाँ पे, ठीक है, मूल अधिकार यहाँ से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का पद भी यहाँ से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों।
क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।